नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज के वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, अपनी सीरीज चल रही है प्राचीन भारत के इतिहास की शॉर्ट नोट्स रिवीजन वाली, जिसमें मैंने लगभग पूरा रिवीजन करवा दिया है। केवल विजयनगर साम्राज्य और पल्लव राजवंश बचा हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य की आज बात कर लेते हैं और पल्लव राजवंश का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूरा रिवीजन मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाऊंगा। ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, जिसमें मैं पूरी बात करूंगा विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों की, उनकी स्थापत्य कला की, उनके व्यापारिक स्थिति की, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की, और अंत में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज तक आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो बने रहिएगा अंत तक। करते हैं शुरू विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो नींव थी या स्थापना थी, वो आपके दो भाइयों ने की, जिनका नाम था हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके 1336 ईस्वी में करी। क्वेश्चन ये आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब करी, तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में करी। अब बात करते हैं इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी सर। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी, जो विजयनगर थी, जो आधुनिक, जो वर्तमान में आपके कर्नाटक में पड़ती हैं, जिसे हम्पी कहा जाता है। ठीक है, तो हम्पी के जो खंडर है, वो शहर जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अब इनका शासन पीरियड या टाइम पीरियड क्या रहा, तो इन्होंने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक वाले क्षेत्र में शासन किया था, यानी अपने दक्षिण वाले भारत पर अधिकार जड़ रखा था अपना और शासन व्यवस्था को संभाला था। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों की। तो हरिहर फर्स्ट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके करने वाला हरिहर फर्स्ट था। उसके बाद उसका भाई और उत्तराधिकारी, जिसका नाम बुक्का प्रथम था, और उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, यानी इस साम्राज्य को बहुत मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद इसके दो शासक हुए, देवराय फर्स्ट और देवराय द्वितीय। इन दोनों महत्वपूर्ण शासकों ने विजयनगर में कला को और मजबूत किया और इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सबसे महान शासक इस साम्राज्य का आता है आपका कृष्णदेव राय, जिसने इस साम्राज्य को शिखर पर पहुंचा दिया, और इसका काल, इसके साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका? कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड रहा। तो बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग की, यानी कि कृष्णदेव राय की। इसका जो टाइम पीरियड रहा, वो रहा आपका 1509 से 1529 तक शासन किया। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इसकी प्रमुख कई सारी विशेषताएं थी। तो ये साहित्य का संरक्षक शासक था, महान साहित्यिक संरक्षक था, और इसने तेलुगु भाषा के महान ग्रंथ अमुक्त मल्याद की रचना करी थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय का ग्रंथ पूछा जाता है, याद रखिएगा, अमुक्त मल्यादा। ठीक है, इसके बाद ये एक कुशल प्रशासक भी था। इसके पास शक्तिशाली सेना थी और प्रशासनिक व्यवस्था को इसने मजबूत करने का प्रयास किया। ये विद्वानों का आश्रयदाता भी था, यानी कि इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के महान 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज कवि किस शासक के काल में रहते थे, तो वो थे आपके कृष्णदेव राय के काल में, याद रखिएगा। और बाद में विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो वो भी कृष्णदेव राय का युग कहलाता है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की, यानी प्रशासनिक व्यवस्था की। तो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, यानी केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और संपूर्ण शक्ति का केंद्र आपके राजा हुआ करता था, यानी सर्वोच्च शक्ति सम्राट थी। उसके बाद नायक प्रणाली प्रचलित थी। नायक प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो सेना के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, उनके पास उनकी स्वतंत्र जागीर रहती। ठीक है, और वो राजा के अधीन कार्य करते थे, जिन्हें नायक कहा जाता था। और नायकों का कर्तव्य ये होता था कि वो राजा को जब भी आवश्यकता होती, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते, साथ में भू राजस्व इकट्ठा करके देते। तो ये एक प्रशासनिक ढांचा था उनका। ठीक है, किसका? विजयनगर साम्राज्य का। तो सबसे ऊपर सम्राट, उसके बाद नायक, और फिर नायकों के बाद नायकों का जो कर्तव्य होता था वो सैन्य शक्ति और राजस्व इकट्ठा करना, जो कि एक शक्तिशाली और व्यवस्थित प्रणाली थी, जो इस साम्राज्य को उत्कर्ष पे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। उसके बाद बात करते हैं इनकी आर्थिक
स्थिति की या व्यापार की। तो इनका व्यापार जो था वो आंतरिक यानी भारत के इलाकों के साथ और विदेशों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। ठीक है। और हीरे का केंद्र यानी गोलकुंडा नाम की एक खान पड़ती है जो हीरो के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जो कि इनकी आय का मतलब इस साम्राज्य की आय का मुख्य साधन था। मतलब यहाँ से हीरे निकलते थे और हीरे जवाहरात ये बाहर भेजते थे विदेशों से, जिनके इन्हें आय प्राप्त होती थी। उसके बाद सैन्य आयात यानी सेना के लिए ये उच्च नस्ल के अरब से घोड़ों का आयात करते थे, यानी कि अरब के साथ इनका व्यापार होता था और इन्हें युद्ध में सेना के लिए जो घोड़े चाहिए थे वो अरबी घोड़े ये खरीदते थे और हीरो को इन्हें ये बाहर भेजते थे। तो इनकी ये व्यापारिक प्रणाली थी जो कि भारत के आंतरिक भागों के साथ साथ बाहरी हिस्सों से यानी विदेशों के साथ भी हुआ करता था, जो कि इनके आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अब बात करते हैं इनकी कला और स्थापत्य की। तो जो द्रविड़ शैली है, वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली है वो इनके काल में चरम अवस्था पर पहुंची, यानी ये अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। और उन्होंने किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर जो सबसे पवित्र और जीवित पूजा स्थल है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। किसने? विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। तो जिसको आप ये देख पा रहे हो। दूसरा इनका महत्वपूर्ण स्थापत्य आता है विट्ठल स्वामी मंदिर, जो कि एक असाधारण शिल्प कला और संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका भी चित्र आप देख पा रहे हो। तो ये भी निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने करवाया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हजारा का राम मंदिर, जिसकी दीवारों पर रामायण के चित्र उकेरे हुए हैं। इतनी बड़ी बात है कि वो 13वीं शताब्दी में रामायण जैसे महाकाव्य को अपने मंदिरों की दीवारों पर पूरा चित्रित कर दिया। तो ये भी हजारा का राम मंदिर है, जिसके चित्र भी आप देख पा रहे हो इस स्लाइड में। तो इन सब तीनों मंदिरों का निर्माण आपके विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने करवाया। बाद में विट्ठल स्वामी मंदिर पर एक रथ बना हुआ है पत्थर का, जो कि इस साम्राज्य की मूर्तिकला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। वास्तव में ये रथ है जिसके पहिए घूम सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि पत्थर का बना हुआ रथ हमें मिलता है, जो कि एक अद्भुत कलात्मक प्रतीक है इस साम्राज्य का। ठीक है, जिसका चित्र आप ये देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का इतना समृद्धशाली साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, यानी पतन कैसे हुआ। तो एक युद्ध होता है तल्लीकोटा का युद्ध, जो कि उत्तर भारत के राज्यों के साथ एवं विजयनगर के पड़ोसी राज्यों के साथ होता है। और ये युद्ध आपका 1565 ईस्वी में होता है। तल्लीकोटा का युद्ध पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो 1565 में जो ये युद्ध होता है तल्लीकोटा का, जो कि दक्कन के सुल्तानों के साथ होता है और उनकी संयुक्त सेना से विजयनगर साम्राज्य की हार होती है। और इस हार के कारण विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और उनकी जो राजधानी थी, गौरवशाली राजधानी जिसको हम्पी कहा जाता है, उसको इस युद्ध के बाद इसके शासकों ने, जिनकी विजय हुई, उन्होंने खूब लूटा और नष्ट कर दिया। तो एक शहर जो इतना विकसित धरोहर था, इतनी विकसित अवस्था में था, वो एक खंडर में तब्दील हो गया। किस युद्ध के बाद? तल्लीकोटा के युद्ध के बाद। तो इस प्रकार एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंत होता है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण रिवीजन की वापस। तो 1336 ईस्वी में आपकी स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। 1509 में कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक होता है और 1529 तक शासन करता है, और ये काल इनका स्वर्ण युग कहलाता है। उसके बाद 29 में कृष्णदेव राय की हो जाती है मृत्यु और 1565 में तल्लीकोटा का युद्ध होता है और उसके साथ इस साम्राज्य का पतन होता है। अब बात करते हैं PYQ की, जो आए हुए प्रश्न है। तो इस साम्राज्य की स्थापना 1336, स्वर्ण युग कृष्णदेव राय का जो काल था, पतन तल्लीकोटा के युद्ध में 1565 में, और इनकी राजधानी जो थी वो थी हम्पी। तो ये था आपका ये विजयनगर साम्राज्य, जो पत्रों में आज भी हमें इनकी अमर विरासत के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। भले ही साम्राज्य खत्म हो गए हो, लेकिन उसकी कला, स्थापत्य, संस्कृति, विरासत आज भी हमें हम्पी के खंडरों में मिलती हैं, जो कि भारत की एक महानतम साम्राज्य शक्ति और रचनात्मक स्थायित्व की कहानी कहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।